राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के सचिव श्री अनुराग यादव जी, संस्थान के अन्य फैकल्टी मेंबर्स, आज के इस प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित समस्त शिक्षकों, आपसे मैं अगले कुछ आधे घंटे तक बात करना चाहता हूँ। मुझे माननीय कृषि मंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि एक प्रशिक्षण हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं उनका शुरुआत किया गया है ब्रह्मानखेड़ा में, और ऐसे ही अन्य 4 संस्थान में उत्तर प्रदेश के अन्य जगह पे कुल 431 प्रशिक्षु हैं, जो कि अभी हाल में पब्लिक सर्विस कमीशन से एक परीक्षा पास करके प्रतियोगिता क्लियर करके आज उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किए हैं। उस प्रशिक्षण में हम आपको संबोधित करें। मैं सबसे पहले तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक प्रतियोगिता, कोई भी प्रतियोगिता बहुत आसान नहीं होती है, आपके साथ आपके जैसे तमाम सारे और लोगों ने भी वहां पे प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, लेकिन उस प्रतियोगितात्मक परीक्षा को आपने सफलतापूर्वक क्लियर किया और आज आपका प्रशिक्षण यहाँ पे हो रहा है। ये आपके लिए बहुत बहुत बधाई का। आपने कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि किसी अन्य परीक्षा को क्लियर करके कहीं और सेवा दे रहे होंगे, क्योंकि जब एक बार आप चाहे बैचलर एग्रीकल्चर में हो या किसी और विषय में, आप तमाम सारी सेवाओं के लिए अर्ह हो जाते हैं। तो आप हो सकता है एग्रीकल्चर की किसी सेवा में, हो सकता है गैर एग्रीकल्चर की किसी सेवा में भी आप काम कर रहे हो, वहां भी आपने किसी प्रतियोगिता में क्लियर करने के बाद, लेकिन उससे एक ऊंचे स्तर पे अब आप नए जगह पे आगे करके ये भी संभावना है कि आप इससे भी और ऊपर जाना चाहें। तो मैंने पूछा त्रिपाठी जी से कि जो है बच्चों की यहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षित है उनका जो है क्या एज, व्हाट इज द एज प्रोफाइल, तो आपने बताया कि 24 साल से लेकर 32 साल के लोग हैं यहाँ पे। तो कुछ लोगों के भी परीक्षा का वक्त कब होगा, अभी भी उनके पास उम्र होगी, उस आगे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप जहां पे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आप आगे परीक्षा दे रहे हो कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप दे रहे हैं, आप और जगह जा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे आप ज्वाइन किए हैं। और मैं समझता हूँ कि कृषि वर्ग के लिए प्रदेश की ये सबसे ऊंचे स्तर पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे ऊंचे स्तर। और यहाँ के बाद आप जहाँ पे पंकज त्रिपाठी जी बैठे हैं वहां पे भी बैठ सकते हैं। आपके जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर पूरे डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वहां भी पहुंच सकते हैं, या और भी जो है जो डायरेक्टर लेवल के पद होते हैं उस स्तर तक आप पहुंच सकते हैं। वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आने वाली सेवा में आप कैसा योगदान देते हैं, कैसा कार्य करते हैं, इस पे निर्भर करेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे। इस बात पे भी निर्भर करेगा कि किस उम्र में आप शुरुआत करें। आप बहुत देर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरकार में 2 चीजें होती है। एक तो उम्र के हिसाब से आप जब हो रहा है तो आपको, आपने 32 साल वाले हैं तो आप बहुत जल्दी आपका जो रिटायरमेंट किया जा जाए, और 24 साल वाले आपको ज्यादा वक्त लगेगा, आपको ज्यादा प्रमोशन। लेकिन साथ ही साथ आपने किस निष्ठा के साथ अपना काम किया है, आपने काम में क्या आपका रिजल्ट है, उसके आधार पे आपका एक एनुअल असेसमेंट होता है। उस एनुअल असेसमेंट के आधार पर समय समय पे आपकी प्रवृत्तियां होती रहती है। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग परिणत हो जाएंगे, कुछ लोग छूटेंगे भी, बीच में छूटेंगे।
तो ऐसे ही होते हुए जो आपको सीधा सीधा हर स्तर पे प्रमोट होता हुआ सबसे ऊपर जाएगा, तो डायरेक्टर या कल को डायरेक्टर जनरल की पोस्ट होती है, जो भी पोस्ट होती है, मालूम नहीं भविष्य में 30 साल के बाद क्या होगा, कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित तौर पे हमारे कृषि विभाग का जो सर्वोच्च पद होगा वहां तक जाने के लिए आप सारे लोग आए, वो आपके परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। तो मैं इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप सारे के सारे लोग, आप जो सर्वोच्च पद आपका होगा, जो डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल का जो भी पोस्ट होगा, उस पद तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं। कम से कम आप अपने आप को इस योग्य बना के रखेंगे कि जिससे कि आप हमेशा वहां पे छूटे नहीं, किसी भी स्तर पे छूटे नहीं। उसके लिए आवश्यक होता है कि जो सेवा के नियम है, सेवा संबंधी नियम, बहुत लोग होता है कि केवल काम ही करते हैं, सेवा संबंधी नियमों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। तो सेवा संबंधी नियमों में मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आपके प्रशिक्षण का पार्ट होगा। आप उसको जरूर समझें कि आपको समय से अपना एपीआर, जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उस समय से सबमिट करेंगे, तभी आपके लोग आपके एपीआर को पूरा करेंगे। आपके खिलाफ अगर आपको जो भी सरकार में अगर कल को हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हो तो समय से उसमें आपको समय इनपुट देंगे कि कभी कभी गलती से भी हो जाता है, तो आप उसको जितना जल्दी पूरा करेंगे वो आपके फायदे की चीज होगी। और आप ऐसा न होने पाए इसके लिए भी निश्चय करेंगे कि जिससे आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे कभी कोई क्वेश्चन न करे, आपके इंटेंशन पे कभी कोई क्वेश्चन न करे कि आप जो काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखने की जरूरत है कि आप एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप काम को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस सबके पीछे एक बहुत बड़ी चीज और है, और वो है पब्लिक सर्विस। आप एक पब्लिक सर्विस के एक पब्लिक सर्वेंट आप बन गए। पब्लिक सर्विस मतलब ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपने किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया हुआ है या किसी ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया, बल्कि आप एक पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्वेंट ना। और पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है कि पब्लिक की सेवा के लिए जो भी संभव होगा वो आप काम करेंगे, और आपको सेवा करने का माध्यम है कृषि या कृषि से जो रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारी कृषि पब्लिक की सेवा करने के लिए बना हुआ। उस चीज पे आपकी पूरी सिद्धहस्त आपको बनना पड़ेगा, पूरा एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी और पूरी तन्मयता और पूरी निष्ठा के साथ उसमें आपको कार्य करना पड़ेगा। जब तक आपने अभी तक बहुत पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, आपने मुझे बताया कि बीएससी एजी की, आपने एमएससी एजी की, आप में से कुछ लोग बताया कि पीएचडी भी किए हुए, पीएचडी एग्रीकल्चर में किए हुए, तमाम सारे एग्रीकल्चर की तमाम सारी विधाओं में पीएचडी भी किए हुए, तो आपने अब तक तो पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसका वास्तविक लाभ लोगों को मिले, इसके लिए अब आपको संसाधन करने, आपको व्यवस्था करनी। आप में से जो ये 15 दिन के प्रशिक्षण, जो कॉमन प्रशिक्षण है, एक तरह से फाउंडेशन कोर्स है, ये तो सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद आपको ब्रांच ऑफ करके अलग अलग आपकी जो आवश्यकता होगी, आपकी आवश्यकता के मुताबिक कुछ लोग जो है जो स्पेशल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बनेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं लेबोरेटरीज में काम करेंगे, कुछ लोग हमारे जो एग्रीकल्चर फार्म्स में काम करेंगे। तो अलग अलग जैसी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से आप ब्रांच ऑफ करेंगे और वहां पे आपकी ट्रेनिंग का कार्य पूरा होगा। लेकिन ये एक फाउंडेशन है, ऐसी चीज है जो कि सबके आधारभूत हर एक के लिए आवश्यक है। जैसे बिल्डिंग के लिए नीचे का फाउंडेशन बनाते हैं, उसी फाउंडेशन पे बिल्डिंग की जितनी मंजिल बिल्डिंग खड़ी होनी है उसके हिसाब से खड़ी होती है। तो फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये आपका 15 दिन का प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के लिए आपको जो सबसे बात अच्छी समझने की आवश्यकता है कि हमारा काम क्या है। आज हमारी पब्लिक सर्विस जो है, पब्लिक सर्विस कभी जो हुआ करती थी कि ठीक है जो चल रहा है स्टेटस को के तौर पे लेके चला रहा है, तो व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, बार बार सुना होगा, निश्चित तौर से आप पढ़ रहे थे या कहीं नौकरी भी कर रहे थे, आपने बार बार सुना होगा। आपने सुना होगा कि किस प्रकार से हमारा देश परिवर्तित हो रहा है। आपने सुना होगा कि हमारा देश का ये अमृत काल प्रारंभ हो चुका है 15 अगस्त 2022 से, और वो अमृत काल जो कि जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसका जो है प्रथम बेला
जब वो 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को 2022 को वो पूरे देश को, राष्ट्र को संबोधन कर रहे थे लाल किले के प्राचीर से, तुमने कहा कि अमृत काल की प्रारंभिक बेला है और ये अगले 25 साल के लिए हमको एक चुनौती दे रही है पंचप्राण के माध्यम से कि उस 25 साल बाद हम अपने देश को एक विकसित देश बना देंगे। आप विकसित देश और विकासशील देश और अविकसित देश का तो फर्क जानते हो क्या? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जानकारी होगी। आज भी हम विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील, हम उसको डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्री की जो यात्रा है, इस यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 साल का वक्त दिया। इस अमृत काल में हमें ऐसा परिवर्तन लाना है कि हमारा देश, जो दुनिया के वो देश हैं जो प्रगत, जो कि विकसित देश कहे जाते हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसे देश, उन देशों की श्रेणी में हम खड़े हो सके। ये सपना नहीं बल्कि ये लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हमें पूरा करना है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए पब्लिक सर्विसेज के जो लोग हैं उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी, ऐसे तो पूरे देश की जिम्मेदारी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टीम इंडिया काम करती है। टीम इंडिया में भारत सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, लोकल बॉडी भी है, स्थानीय सरकार भी है, उसमें प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, सारे के सारे लोग हैं, वो टीम इंडिया मिलकर के काम करते हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक सर्वेंट्स की हो जाती है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप सारे, जब हमारा देश विकसित देश होगा आज के 25 साल के बाद, मैं समझता हूँ कि आप अपने एक बड़े ऊंचे स्तर पर हो। 25 साल बाद अब अपने आप को 25 साल ले जाकर के देखिए, क्योंकि भगवान ने हमें यह शक्ति दी है सोचने की, हम अपने आप को पीछे भी ले जा सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं। तो जरा 25 साल आगे ले जाकर के सोचिए कि हमारा देश वैसे ही उसी स्थान पर होगा जैसे आज कनाडा है, अमेरिका है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इटली है, स्पेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे वो देश है, उन देशों की श्रेणी में हम खड़े होंगे 25 साल के बाद, और आप तब भी सेवा में होंगे। क्या आप ये नहीं करवाना चाहेंगे कि हमने भी किस यात्रा में, जो इस देश की अमृत काल की यात्रा है, उस अमृत काल की यात्रा में हमने ये योगदान दिया जिससे आज हमारा देश विकसित देश बना। ये कोई नहीं कह रहा कि पूरे देश के लिए आप योगदान देंगे। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेदारी के तहत क्या आप उस काम को कर पाओगे? क्या आप उस काम को, क्या 25 साल के बाद लोगों से कह सकते हो कि हमने ये फला फला काम किया? चाहे जब हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बने थे, या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बने थे, या डिप्टी डायरेक्टर बने थे, ज्वाइंट डायरेक्टर बने थे, हमने फला फला काम किया था, जिससे आज ये हमारे योगदान से हम देश को विकसित देश के रूप में लेकर के गए। ये आपको सोचने की बात, मैं कहूंगा ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, फिर अपने आप को सोचिए कि उस 25 साल के बाद के लिए हमने क्या किया। अब मैं आपके क्षेत्र में आता हूं, कृषि के क्षेत्र में आता हूं। आज कृषि का क्षेत्र जो है एक बहुत ही टेक्निकल, ऐसा नहीं कि पहले टेक्निकल नहीं था, पहले भी बहुत टेक्निकल था, लेकिन आज हमने इसको बहुत अच्छे से, बहुत नजदीक से इसको पहचाना और इसको पिछले 8 साढ़े 8 साल में कृषि के बारे में एक आमूल-चूल परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है और हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें काफी अग्रणी भाग लेता है। बहुत आगे हम पूरे देश में हम काफी आगे रहते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में कृषि को एक नया स्वरूप लाने की कोशिश की, एक पूरा एक नया उसको जो कलेवर किया, उस कलेवर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज आपको पता होगा कि डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हो रही है। क्या आपने सोचा, आपने सुना इस शब्द को, डिजिटल एग्रीकल्चर क्या होता है? डिजिटल एग्रीकल्चर की बात आपने नहीं सुना होगा, मैं पंकज त्रिपाठी से कहूंगा कि आपको बताना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए डिजिटल एग्रीकल्चर के मतलब ये है कि हमारे हर एक प्लॉट के बारे में, जैसे आपका नाम, बिटिया तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। तुम्हारा क्या नाम है?
दिव्यांतिका। तो प्रिया है, दिव्यांतिका है, कुछ और ऐसे जो नाम है आपके, हर एक को मैं जब उनका नाम बोलूंगा तो उनको पहचान सकता हूं और मैं उनके बारे में बातें कर सकता हूँ। इसने कहा कि मऊ क्रांति हो सकती है, बहराइच की हो, तीसरी हो सकती है, गोंडा की हो, कोई कह सकता है कि गाजियाबाद। हर एक उसके बारे में हम एड्रेस भी बता देंगे, हर एक के बारे में हम बता देंगे कि उसने बीएससी किया, केमिस्ट्री किया, कि पीएचडी किया, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे कि आगे क्या है। मैंने हम एक उसकी पहचान, एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी से उसका हर एक चीज बता देंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से हर एक एग्रीकल्चर प्लॉट का हम आइडेंटिटी फिक्स कर देंगे। आपको मालूम हमारे प्रदेश में कितने डिजिटल प्लॉट्स हैं? हमारे प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ डिजिटल हमारे प्लॉट्स हैं, 7.5 करोड़ प्लॉट्स हैं और हर प्लॉट की अपनी अलग आइडेंटिटी होगी। अलग आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उस प्लॉट की क्या, उसका जो सॉइल हेल्थ क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा, उसकी जो आपका सॉइल है, उस सॉइल किस प्रकार की फसल उपजा सकता है, कितनी उसको पानी की आवश्यकता होती है, कितनी उसकी फर्टिलाइजर, एक एक चीज उसकी जानकारी। जब एक बार हमने आइडेंटिटी सेटअप कर ली तो हम पूरे एक एक प्लॉट के बारे में बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि उस प्लॉट पे गन्ना लगा है कि गेहूं लगा है कि उसमें धान लगा है कि उसमें जो है कोई फसल आपकी ऑर्गेनिक फसल लगी है, कुमड़े की फसल लगी है कि आलू लगा, एक एक चीज हम उसके बारे में बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि उसकी उपज कितनी हो रही है। हम ये भी बता सकते हैं कि कल को किसी प्रकार की अगर दैविक आपदा होती है, कल को अतिवृष्टि होती है, कल को ओला बहुत ज्यादा पड़ जाता है, अगर किसी प्रकार के और कोई नुकसान होते हैं तो उस नुकसान से उसको कितनी नुकसान होता है, उसका इंश्योरेंस है तो कितना उसको इंश्योरेंस, एक एक चीज हम उसको हर प्लॉट पर। दिस इज द डिजिटल एग्रीकल्चर। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं, अगले 1 साल के भीतर हमारे उत्तर प्रदेश के 7.5 करोड़ जितने प्लॉट है, हर प्लॉट का हम आइडेंटिटी तय कर रहे हैं। ऑलरेडी इस पे प्रोसेस बहुत तेजी से, ये माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से आज उत्तर प्रदेश के तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप एक एक प्लॉट के बारे में बता पाओगे। पहले जो होता था कि अब जब हम तो रेवेन्यू ऑफिसर है, जब कलेक्टर होते थे या एडिशनल कलेक्टर होते थे, एसडीएम होते थे, हम पड़ताल करते थे, हमारे लेखपाल जी कुछ भी लिख देते थे कि वहां पे फसल तो लगी है, मक्के की फसल लगी और उसको दिखा दिया कि यहाँ पे धान की फसल लगी हुई है। कौन चेक करने वाला? जब एक एक प्लॉट डिजिटल हो जाएगा तो हर प्लॉट में आप आलू लगा है कि प्याज लगा है कि धनिया लगा, एक एक चीज आप जान सकते हो, उसकी उपज कितनी है, एक एक चीज जान सकते हो। और फिर एक एक प्लॉट के बारे में आप एक्शन ले सकते हो कि वहां पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। आप सोचो कि कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली, सारी की सारी। और जब हम डिजिटल वर्ल्ड में जब चले जाते हैं तो कितना काम आसान हो जाता है। एक पोर्टल के माध्यम से हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सुविधा के साथ उसको हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यही नहीं, हम और तमाम चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे हमें कल को हमारी पूरी प्लानिंग हो जाएगी कि हमें कितना फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, कितने में बीज की रिक्वायरमेंट, एक ही चीज की रिक्वायरमेंट। तो ये पूरा डिजिटल एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। ये पूरे देश में हो रहा है और हमारे प्रदेश में हम बहुत तेजी से इस काम को कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट लगे हुए, इसमें बड़ी तेजी से काम चल रहा है। दूसरा, जब हमें इतनी जानकारी मिल जाएगी तो हम ये भी प्लान करेंगे कि हम किस प्रकार से क्या खेती करें कि जिससे कि आपको हमारे जो संसाधन है उस संसाधनों से हम मैक्सिमम उपज कर सके। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लगभग हमारे प्रदेश की जो क्षेत्रफल है करीब 2.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और उसमें लगभग आधा 1.2 करोड़ से ऊपर जो है उस पर हम खेती करते हैं। और उसमें रबी और खरीफ, आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की टोटल उपज जो है लगभग 5.5 करोड़ मैट्रिक टन हुआ करती थी कुछ 5 साल पहले। आज हमारी 6.20 करोड़ से ऊपर टोटल हमारी फसल होती है। आज हिंदुस्तान के हर एक चीज में, पूरा देश में हम मोस्टली सारी फसलों में या तो हम नंबर 1 है या नंबर 2 है, नंबर 3 है, ज्यादातर में तो नंबर 1 है बाई शेयर वॉल्यूम। क्योंकि हमारे पास जितना हमारा एग्रीकल्चर की लैंड है उतनी और किसी राज्य में नहीं है। उनकी
देश में हम अगर एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल वाइज देखें तो चौथे नंबर पे, लेकिन अगर देखें कि कितनी एरिया में खेती की जा सकती है वो हम सबसे नंबर 1 नंबर पे। और वही नहीं, अगर पूरे देश में जिस प्रकार से पिछले 8 साल में इतना बड़ा काम किया गया सिंचाई के संसाधनों के बारे में, ऐसी नहरें जो 20 साल 30 साल पहले बननी थी, नहीं पूरी हो रही थी, सबको पूरा करके उसका पूरा का पूरा किस प्रकार से अंतिम स्तर तक उसको पानी दे जाए। आज प्रदेश का लगभग 87-88% सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित, यानी हम उस दृष्टि से हम बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या हम उसमें संतुष्ट होंगे? सवाल ये है, क्या वो हमारे संतोष का चीज है? तो हम सबसे ऊपर है देश में, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या हमें जो मिल सकता है हम उतना प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यानी अगर हम उत्पादन नहीं, अगर उत्पादन जो होता है, उत्पादन 2 चीज का मल्टीपल होता है, एक उत्पादकता क्या है और दूसरा क्षेत्रफल क्या है। कि क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्टिविटी अगर आप करें तो आपको उत्पादन बन जाता है। तो हमारा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, लेकिन उत्पादकता में क्या हम सबसे ऊपर है? नहीं, उत्पादकता में भी हम काफी पीछे, हमें बहुत आगे काम करने की आवश्यकता है, जिससे हम उत्पादकता पहले तो हमारे प्रदेश में ही, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में ही हमारे जो 9 अलग अलग एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन्स हैं, अगर उनमें देखें तो उनमें ही बहुत ज्यादा उत्पादकता में फर्क है। जो हमें पश्चिम में जो उत्पादकता होती है और जो पूर्व में तो बहुत फर्क है। क्या हम अपने प्रदेश के सारे 9 क्षेत्रफल में हम कुछ इस प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि उत्पादकता हमारी उनकी उसी प्रकार की हो जाए, जो हर एक एरिया में होता है, हाईएस्ट में पहुंच सकते? क्या हमारे देश में जो उत्पादकता है हम देश की उत्पादकता के बराबर आ सकते हैं? और हम देश जो इंटरनेशनली दुनिया में आज की डेट में, आज जो डिजिटल वर्ल्ड में आज इतनी सारी नॉलेज हमारे पास है कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी उत्पादकता है, क्या उस उत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सवाल है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक हैं जो इन तमाम सारी चीजों को संभव कर सकते हैं। और संभव होते हुए आप देख रहे हो पिछले 8 साढ़े 8 साल में जितने सारे देश में कमाल का डेवलपमेंट हुआ है, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत कमाल का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम उस प्रकार की एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है किस पर निर्भर करती है? वो सॉइल के हेल्थ पर निर्भर करती है, सॉइल के ट्रीटमेंट के ऊपर निर्भर करती है, वो क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करती है, वो कैसे जो हमारे किस प्रकार के जो बीज हैं उसके ऊपर निर्भर करती है, कि क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। इन सारी चीजों पे इतनी वैज्ञानिकता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी वैज्ञानिकता है। वो सारी वैज्ञानिकता को क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के अपने प्रदेश में 3 एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय, हमारे खुद के अपने प्रदेश में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेंटर है बनारस में। हमारे खुद के प्रदेश में मुझे ख्याल है 90 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ काफी सारे हैं, 90+, 89 लगभग, हमें अंदाज में रफ नंबर मुझे याद है। हमारे यहाँ खुद में इतने सारे एग्रीकल्चर के फॉर्म है जहाँ पर हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कि हम उस उत्पादकता को, पहला लक्ष्य कि हम अपने देश, अपने प्रदेश के जो 9 क्षेत्र हैं उन 9 क्षेत्रों की उत्पादकता के बराबर हम जो हाईएस्ट है वहां तक पहुंच जाए, हम अपने देश का जो हाईएस्ट है वहां तक पहुंच जाए, हम दुनिया का जो हाईएस्ट है वहां तक पहुंच जाए। क्या हम इसको कर सकते हैं? वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जहां कहीं जाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसा हुआ है, आपने शायद नाम सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, पढ़ रहे थे आप लोग, कोई आप में से कुछ लोग पीसीएस आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। हमारे देश में कुछ 112 जनपद ऐसे थे जो तमाम सारे इंडिसेस पे, और सारे इंडिसेस को 5 मेजर सेक्टर में उसको बांट दिया गया। उन इंडिसेस पे वो हमारे देश में काफी पीछे थे। हमारे प्रदेश में ही ऐसे हमारे 8 जनपद थे, उन 8 जनपद, वो हमारे प्रदेश के जो 75 जनपद है उनमें से वो काफी पीछे थे। लेकिन जब उन जनपदों को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर उनको चयन किया गया और उसके बाद में स्पेशल इंटेंसिव डोज उनको अलग अलग सेक्टर में दिया गया,
तो आज वो हमारे जनपद न केवल बाकियों के बराबर हैं बल्कि बाकियों से आगे भी बढ़ गए, कई सारी चीजों में आगे भी बढ़ गए। यानी आप एक बार आपने फोकस उसके ऊपर कर दिया तो फोकस से वो चीज आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि इसी प्रकार से एक बार आपने फोकस एग्रीकल्चर पे सोच लिया कि मैं उत्पादकता को ध्यान में रखना है, तो उत्पादकता करने के लिए बहुत सारा चीज कर सकते हैं और उसको करने के बाद हम वो उत्पादकता का लेवल ला सकते हैं। और ये इसलिए भी आसान हो जाएगा कि जब हम डिजिटल एग्रीकल्चर होगा, आप समझ लीजिए 1 साल नहीं 2 साल के बाद तो सारी चीज डिजिटल हो जाएगी। फिर किसी को जो है कोई गलत इंफॉर्मेशन देने की यही नहीं, हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एक फार्म के बारे में पूरी जानकारी, कि जहां आपने एक बार आइडेंटिटी दे दी तो मुझे याद मालूम है कि ये बच्ची जो तो ये फला कपड़े पहनती है, चश्मा लगाती है, फला ये करते हैं, हर एक के बारे में पूरी जानकारी जो है ऐसे करेंगे कि सारे के सारे फैक्चुअल जानकारी आज डिजिटल हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ रखें। तो फिर उस समय आपको खुद मालूम होगा, और आपको ही नहीं, आपके जो डायरेक्टर होंगे उनको मालूम होगा, आपके जो सेक्रेटरी उनको मालूम होगा, आपके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनको मालूम होगा, हर एक को मालूम होगा कि इस खेत में क्या हो रहा है। एक बार जाकर के आप ड्रिल डाउन करके आप उस खेत में पहुंच के एक खेत के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि आपने क्या कहा। आपका जो रिव्यू होगा, आपका जो परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा वो डिजिटली हो जाएगा, फिर कहीं और करने की जरूरत नहीं है। यही नहीं बल्कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है पूरे देश में कि किस प्रकार से हम लोग पानी का कंजम्पशन कम करें, वाटर कंजम्पशन हम लोग कैसे कम करें। वाटर कंजम्पशन को कम करने के लिए क्या तरीके हैं? पहला तरीका है कि क्या फसल को उतने पानी की जरूरत है जितनी आप देते हो? नहीं जरूरत है। आप वैज्ञानिक लोग हो, आपने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप मानो की जरूरत नहीं है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया कि किस प्रकार से हम लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से एक ड्रॉप के माध्यम से हम उसके फसल की जड़ को उतनी पानी दें जितनी पानी की आवश्यकता, पानी को वेस्ट नहीं करें। क्योंकि हमारे देश में पानी की जो टोटल उपलब्धता है वो बहुत कम है, और अगर पानी को वेस्ट करेंगे तो फिर हमारे पास पानी होगा नहीं, क्योंकि नेचर उतना ही देता है। आपने गांधी जी को पढ़ा होगा, आपने गांधी जी की कहानी को, इस कथानक को पढ़ा होगा कि नेचर हमें उतना ही देता है जितनी हमारी जरूरत है। हमारी लालच को पूरा करने के लिए नेचर नहीं देता, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा पानी गिराएंगे तो हमारा पानी कम होता चला जाएगा। वही नहीं, हम अपने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को, एग्रीकल्चर की जो हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन, हम धान बोए जा रहे हैं तो बोए जा रहे हैं, हम गेहूं बोए जा रहे हैं तो बोए जा रहे हैं, क्या हम इसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके हम पानी की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं क्या? आपको मालूम है कि आने वाला साल जो है 2023, जिसमें आने में थोड़े दिन बाकी है, इसको यूएन ने ईयर ऑफ मिलेट्स कहा है। जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज का ये साल कहा गया 2023। और मोटे अनाज के बारे में इतने सारे तमाम एक्टिविटीज, अभी आपने देखा होगा, अभी अखबार में पढ़ा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम सारे मंत्रीगण और तमाम सारे लोगों ने वहां पे, अभी जब पार्लियामेंट चल रही थी, वहां पे एक भोजन हुआ, सारे मिलेट्स का भोजन हुआ। आपको मालूम हो क्या मिलेट्स का निगम इतना ज्यादा, हम जब छोटे बच्चे थे, मैं तो किसान का बच्चा हूं, मैंने छोटे से गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में मैंने खेती भी की, हर खेत के बारे में मुझे जानकारी दी। और अभी भी मैं जाकर के गांव में अपने खेत में जाता हूं, अपने बाग में मैं जाता हूं, जहां साग सब्जी होती वहां में जाता हूं, जब भी अपने गांव जाता हूं अपने जगह। ये हमें मिलेट्स जो है, हम लोग पूरे मिलेट्स से दूर हो गए। जो कोदो है, टांगुन है, मड़वा है, सब जो तमाम सारी जो सामा है, ऐसे जो हमारे जो होते थे, इन चीजों को लोग भूल गए। आज इट हैज कम बैक इन ए बिग वे। आज आपको धान से ज्यादा महंगा, चावल से ज्यादा महंगा ये मिलेट्स मिलता है। आज इतने किस्म के, आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको मिलेट्स के बना हुआ आपको जो डोसा और इडली और तमाम किस्म के जो चीजें बनती है। क्यों? क्योंकि दे आर रिच इन द मिनरल्स, दे आर रिच इन द सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पोषण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बेहतर विकास के लिए वो ज्यादा आवश्यक है, जिसे हम भूल गए थे। और वो मिलेट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत कम से पानी की आवश्यकता होती है। तो कैन वी डाइवर्सिफाई?
कैन वी डाइवर्सिफाई इनटू द, हमारी जो खुद की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखें जो मैं कह रहा था कि 5.58 करोड़ से बढ़कर के हम 6.20 करोड़ जो उत्पादन कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम उत्पादन तो हमारा गेहूं का है, उसके बाद धान का है। अगर आप दलहन तिलहन देखें तो बहुत कम, वो भी हमारा उससे जो पौष्टिकता हमारी आवश्यकता होती है, क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं? दलहन तिलहन के बारे में कर सकते हैं। ये हमारा, आपको जब हम डिजिटल जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे, आप हर क्रॉप को जाकर के देखेंगे कि कहाँ हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। एक बहुत ज्यादा हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो हरित क्रांति है, मैंने तो हरित क्रांति को आते हुए देखा, छोटा बच्चा था मैं, अपने गांव में मैंने देखा कि किस प्रकार से कैसे हरित क्रांति आई, उसको हमने बहुत महसूस किया। गांव में बच्चे के रूप में मैंने महसूस किया कैसे हमारे खेतों में पूरा का पूरा कैसे बदलाव हो, कैसे IR8 आ गया, कैसे जो ये K52 और क्या क्या सब चीजें, बहुत सारी चीजें उसके बारे में आती थी, कैसे आ गई, कैसे हमारे जो फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, पूरा पूरा सिस्टम को बदलते हुए मैंने देखा बचपन में। लेकिन उसके साथ बहुत सारी और समस्याएं आ गई। जब हमने इतना ज्यादा अंधाधुंध प्रयोग करना चालू किया फर्टिलाइजर का, हमने अंधाधुंध प्रयोग करना चाहा पेस्टिसाइड्स का, कि जैसे कि आपको बीमारी लगती, आपने कुछ चीजें की और उसका बीमारियां लगी और उसके बाद फिर उसकी किसी से दवा से आपने मारा तो उसके शरीर के और तुम्हारे अंग जो है वो कहीं कहीं नुकसान होने लगे। नतीजन इतनी ज्यादा हैवी डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज करने से लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ा। तमाम किस्म की ऐसी बीमारियां जो पहले नहीं होती थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इंसान की बीमारी तो छोड़िए हमारा खेत खुद बीमार पड़ गया। जो खेत का, जो हम लोग बचपन में जब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे केचुआ किसान का मित्र होता है। आपको कितने केचुआ, आप जब जाते हो खेत में कितने केचुआ देखते हैं? केचुआ कितने नजर आते हैं? खत्म हो रहे। केचुआ को लाने के लिए कुछ ऐसे मैंने हमारे ऐसे प्रैक्टिसेस लाई गई जिसके माध्यम से केचुआ लाया जाए, इस किस्म के खाद बनाया जा रहे हैं जिससे केचुआ लाया जा सके। क्यों नहीं नेचुरली बात है? ये हमारे असर पड़ा कि पूरा का पूरा हमारी आज जो हमारी जो सॉइल की हेल्थ है, सॉइल की हेल्थ जिस प्रकार से डिटेरियोरेट हो रही है, आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि वो इतनी रुग्णता, इतनी बीमार पड़ जा रहा है, सॉइल बीमार पड़ेगा कि आने वाले समय में सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा सदगुरु के बारे में, सुना होगा, जग्गी वासुदेव कोयम्बटूर के जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के बारे में सुना होगा। सदगुरु यहाँ लखनऊ भी आए थे, वो पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया के तमाम सारे देशों में उन्होंने घूम करके सॉइल हेल्थ के बारे में बड़ा मेजर कैंपेन किया। कैसे हम लोग अपने सॉइल को मरने से बचा सकते हैं? अगर सॉइल मर गई तो हम भी मर गए। हमें तो सस्टेन सॉइल करती है। अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो किसी प्रकार की कोई भी उपज नहीं हो। न केवल कृषि ही नहीं बल्कि जो और भी हमारी वनस्पतियां जो हमारे आवश्यक है वो भी खत्म हो जाती है। तो सॉइल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए हाल के समय में एक नई चीज व्यवस्था आई है, वो आई है प्राकृतिक खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती। पहले ऑर्गेनिक खेती की बात होती थी। ऑर्गेनिक खेती करने में आप क्या करते हैं कि आप जो फर्टिलाइजर्स नहीं डालते, बल्कि उसके लिए जो आप गोबर की खाद या हमारे जो रासायनिक खाद की जगह पे आप कोई बायो फुल वाली खाद जो आप उसको डालते हैं। लेकिन वो भी सस्टेन नहीं, वो बड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है। वो अपने आप में इतनी खर्चीली है और इसका इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिससे किसान को अल्टीमेटली किसान को सर्वाइव करने के उसको वो वैल्यू मिलना चाहिए, जिससे वो किसान भी अपने बच्चे को पढ़ा करके कहीं योग्य बना सके, अपने परिवार को स्वस्थ रख सके, अपने परिवार को जो एंटरटेनमेंट होता है वो भी दे सके। यानी लाइफ की जो हमारी रिक्वायरमेंट, हम सारी लाइफ रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। किसान को इतना उसके पास वैल्यू मिलना चाहिए खेती का, वो नहीं मिल पा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम कैसे इस चीज को अपने सॉइल को डिटेरियोरेशन से बचाएं, जिसके बारे में नया चीज शुरू किया गया, प्राकृतिक खेती। जो हमारी पुरानी ओल्ड पद्धति थी, ऐसा नहीं, हमारी वैदिक खेती वो प्राकृतिक खेती हुआ करती, जो कि एक गाय आपका लगभग 1 एकड़ जमीन को पूरी सस्टेन कर देती। गाय से, गाय का गौमूत्र हो, गाय का गोबर हो,
गाय से जो चीज है उसका उसी से आप किस्म का, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे आपको प्राकृतिक खेती के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं प्राकृतिक खेती बताने के लिए नहीं यहाँ पे बैठा, लेकिन प्राकृतिक खेती के बारे में आपने माननीय वित्त मंत्री जी का जो भाषण होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं बजट के ऊपर, इस बार का बजट भाषण सुना होगा आपने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गंगा जी के जो दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर के दायरे में जो सारी की सारी जमीन है, वहां पर प्राकृतिक खेती के बारे में भारत सरकार एक योजना लेके आई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले की भारत सरकार वो योजना लेके आए, उन्होंने अनाउंस किया कि हम बुंदेलखंड के जो हमारे 7 जनपद है, उन 7 जनपदों में प्राकृतिक खेती तुरंत चालू करेंगे। इसके पहले की भारत सरकार की हमारे दिशा निर्देश हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में ऑलरेडी, क्योंकि प्राकृतिक खेती आज नहीं बहुत दिनों से है, ये थे कि हम उसको भूल चुके, बट किसी न किसी फॉर्म में आपको मुलाकात कराएंगे निश्चित तौर पे। जब आप जाएंगे कई सारे जनपदों में, बहुत सारी जगह पे प्राकृतिक खेती बहुत तेजी से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज हमारे गवर्नर साहब है, राज्यपाल महोदय देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी, जो गुजरात के राज्यपाल, उनका खुद का जो है विद्यापीठ, वहां पे इतना बड़ा प्राकृतिक खेती के आधार पर वो इतने बड़े प्रोपोनेंट है। सुभाष पालेकर जी, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप गूगल करके देखिए। प्राकृतिक खेती को लेकर के जो गाय को, एक हमारी जो देसी गाय, उस देसी गाय को हमारा जो ऐसा सॉइल जो अभी स्पॉइल नहीं है, वो सॉइल को लेकर के, या कुछ ऐसी चीजें जो आम उपयोग की, जैसे बेसन है, ऐसी तमाम सारे गुड़ है, ऐसी चीजों को लेकर के वो इस प्रकार का जो है हमारे एग्रीकल्चर के बनाते हैं, ऐसे उर्वरक बनाते हैं जिससे कि हमारे सॉइल में फिर से केचुआ पैदा हो जाए। और केचुआ तो हमको आंख से नजर आता है, केचुआ के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जरूर आपने एग्रीकल्चर की जब पढ़ाई की उसमें पढ़ा होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से दोबारा पैदा हो जाते हैं। जब वो पैदा हो जाएंगे तो फिर सॉइल का जो डेफिनेटली सॉइल का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, और वो सॉइल से फिर वो दोबारा वो उपज होगी, जो एक तमाम किस्म की बीमारियां थी, बीमारियां कम हो जाएंगी। जो हमारी जो पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड की जगह पे उसी के उपयोग करें, इस प्रकार की जो चीजें बनेंगी जिससे कि उसके माध्यम से अगर कोई बीमारी भी दूर होगी। इनफैक्ट जब सॉइल एक बार कंट्रोल हो जाएगी, जिसे कहते हैं कि आपका इम्यूनिटी लेवल अगर बढ़ जाएगा, आपको बीमारियां ही नहीं लगेगी। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल, आपका पोषण तत्व इतने इंप्रूव हो जाएंगे तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, और आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। तो कोई छोटी सी बीमारी आएगी, खांसी जुकाम भी आएगा तो आप हिल जाएंगे। तो वो सॉइल को स्ट्रेंथ देने के बारे में आज प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। ये आज सोचिए कि आज हमारे प्रदेश में 7 जनपदों में तो हो ही रहा है, जो कि बुंदेलखंड में स्टार्ट किया, और अब हमारे 27 और जनपद जो कि गंगा जी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में, उनमें हो रहा है लगभग 5 लाख हेक्टेयर, है ना, लगभग 5 लाख हेक्टेयर में इस प्रकार की हमारे प्राकृतिक खेती का काम है। और वहां से हम उसको पूरे प्रदेश में उसको लेके जाएंगे, वहां से शुरुआत हो रही है, पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे, कि जिससे कि किसानों की जो हमारा खर्च हो रहा है, जो उनका टोटल आय हो, उनके ऊपर जो उसके ऊपर जो खर्च हो रहा था तमाम सारे पेस्टिसाइड्स के ऊपर और फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो सारे खर्च कम होंगे, और उसकी उपज में कम नहीं होगी, उपज आपकी जैसी वैसी बनेगी। वो पोषक तत्व जो उससे जो अनाज बनेगा, उस अनाज का अलग ही भाव होगा। वो दुनिया में जो हमारा एक ऑर्गेनिक का जो एक बना हुआ, हम पूरे दुनिया को इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो कृषि है, कृषि के इतने किस्म के उपकरण बन गए, क्योंकि पहले हमारा जो होता था कि सारे के सारे जब हम छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे, तो होता था कि हमारा देश हमारा कृषि प्रधान देश है, और वहां पे कुछ लगभग 80% लोग कृषि पे निर्भर करते हैं। आज भी 50% से ज्यादा लोग कृषि पे निर्भर करते हैं। लेकिन अगर आप जब दूसरे देशों के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप जो अमेरिका के बारे में, कनाडा के बारे में, आप ऑस्ट्रेलिया में, मैं रहा हूँ, मैंने मास्टर्स किया ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड्स के बारे में, तमाम सारे अगर देशों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मुश्किल से 4-5% लोग कृषि में काम करते हैं। इतना ज्यादा मैकेनाइज हो गया, और बाकी लोग सर्विसेज में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में वहां पे लगे रहते हैं, ताकि ह्यूमन लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे। अब मैं आपको दोबारा फिर ले जाता हूँ, 25 साल के बाद जब देश हमारा विकसित होगा तो ये पूरा कंपोजिशन भी बदल जाएगा। हमारे शहरों में
शहरों में इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, बिजनेस इसकी काफी अपरंपार इसकी वृद्धि होगी, उसमें काफी मैन पावर की आवश्यकता होगी और वो जो मैन पावर होगा वो स्किल्ड मैन पावर होगा। स्किलिंग का ऑलरेडी आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, हर जगह हमको टेक्निकल एजुकेशन से लेकर नॉर्मल एजुकेशन की काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, तो हम काफी स्किल्ड होंगे और ऐसे स्किल्ड लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमारे सारे के सारे डिजिटल एग्रीकल्चर हो जाएगा तो वहां पे भी काम करने वाले ऐसे लोगों को इस बात को समझेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लोगों को पढ़ाई की कमी है। आप साथ लोग, जैसे मैं आपको बताया कि एक छोटे से गांव से निकल करके यहाँ पहुंचा हूँ, तो ऐसे हमारे तमाम सारे लोग हैं जो कि कहीं से भी निकल करके कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करेंगे, आप सीखेंगे तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में हमारा पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है, ये पूरा जो हमारा कौन कहाँ पे लगा, ये सारी चीजें बदलेंगी। तो ये भी आपको समझने की बात है। ये समझने की बात है कि एक बात कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको बार बार हमारे मुख्यमंत्री जिसके सारे लोगों का हर अपने संबोधन में इसको कहते हैं कि हमें किसानों की इनकम को दूना करना, किसानों की इनकम को बढ़ाना, दूना तिगुना करना। वो कैसे करता है? एक तो उसकी कम करें हम, इसको जो है उसकी जो है जो खर्च है उसको खर्च को कम करें। दूसरा उसके इनकम को बढ़ाए, जो उसका क्रॉप हो रही है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए तो अब इससे उसको ज्यादा मिलेगा। तीसरा उसको सही उपज का दाम मिले, जो पैदा कर रहा है वो ऐसा नहीं कि उसको औने पौने दाम से बेच दे। इसके लिए शायद आपने ई नाम की बात सुनी होगी। आज हमारी जो मंडियां हैं वो मंडियों में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिकली किसान को सही दाम मिले, सही जगह पहुंच करके उसको वो कर सके, उसके बारे में तमाम सारी कार्रवाई हो रही है यूजिंग द डिजिटल सिस्टम, जिसके माध्यम से उसको सही दाम मिले। आज आपने एफपीओ के बारे में मुझे बताया गया कि कल किसान सम्मान दिवस था और वहां पर आपने एफपीओ से इंटरेक्शन भी किया। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है कि वो किसी एक फोकस एरिया, किसी प्रकार के मिलेट्स के बारे में, किसी प्रकार के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में आप किस प्रकार से करते हैं ताकि सही किस्म की एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो, उनको सही किस्म का बीज मिले, सही किस्म की जो वो अपना वो कार्य पूरा करे, अच्छा उत्पादन करे और उत्पादन के बाद उनको सही उनको दाम मिल सके। वो पूरा एंड टू एंड, ए टू जेड जिसको कहते हैं, ए टू जेड हर चीज को उनकी पूरी पूरी मदद करते हैं। मैं समझता हूँ इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक्चुअल एफपीओ का एक्सपीरियंस भी होगा। मैंने जाके फील्ड में ऐसा देखा, आप जाएंगे और जाके एफपीओ से आप इंटरेक्ट करेंगे किस प्रकार से काम करते हैं। और ये एफपीओ हमारा पूरा डिजिटली इस प्रकार से उस काम को करते हैं कि जिससे चीजों को दुनिया से कनेक्टेड है। देखें इनफैक्ट कल को हमारे एफपीओ जो एक्सपोर्ट भी करें, जो दुनिया के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जब हम प्रोडक्शन करेंगे, हम उसको भी एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो आपको उससे उसको सही दाम मिल सकेगा। जो सही किस्म के इम्प्लीमेंट्स, जो कि हमने कहा आपसे बात की कि हमारे जब हमारी जो फोर्स, जो हमारी जो मैन पावर लगी हुई आज एग्रीकल्चर में, जो कि नॉन सस्टेनेबल है, नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव या अंडर प्रोडक्टिव, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग लगेंगे, उससे जब वो निकल के कहीं और जाएंगे तो यहाँ जब कम लोग होंगे तो हमारे तमाम सारे इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और वो जब इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो इम्प्लीमेंट्स कहाँ जाएंगे? Somebody has to do that। और आपको जानकारी होगी कि आज हमारे देश में इतने सारे यंग ग्रेजुएट्स, यंग माइंड इसमें लगे हुए हैं। आज मैं तो देख के खुशी होती है देख करके कितने नए नए किस्म के इम्प्लीमेंट्स विच आर फिट फॉर आवर कंट्री। एक विकल्प फॉर्म है कानपुर में, वहां मैंने बहुत बड़ा वर्कशॉप कराया था आपकी जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में, विकल्प फॉर्म पे कानपुर में मैंने कराया था। वहां पे जो वो चतुर्वेदी जी जो है, मुझे ख्याल है विवेक चतुर्वेदी नाम मुझे, उनके जो फार्म में जब मैं जाकर के गया और देखा कि उनके किस्म किस्म के ऐसे इम्प्लीमेंट जिसको कह सकते हैं कि जुगाड़ का मतलब होता है कि आप यू फाइंड ए सोल्यूशन। हमें अल्टीमेटली हमको क्या सोल्यूशन चाहिए कि किस प्रकार से हम काम करें कि हमारी चीज को कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर हम उसको रिजल्ट ला सके। ऐसे तमाम किस्म के इम्प्लीमेंट्स वहां पे पैदा किए गए और वो इम्प्लीमेंट्स मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे वो तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे सैकड़ों लोग हमारे पूरे देश में लगे हुए और वो करने से हमारे एग्रीकल्चर में उतनी सारी लेबर फोर्स की कम रिक्वायरमेंट होगी, उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
आज इम्प्लीमेंटेशन में जब हम इसको बात करते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर का बीच में होता था कि काट लेते थे सारा सारा बीच में से आपको जो फसल को केवल उसका जो ऊपर का आपने बाली काट दिया और नीचे का पोर्शन छोड़ दिया। लोग तमाम लोग उसको जलाना चालू कर दिया। जब जलाते थे तो उसकी जो ऑब्वियसली कार्बन कंटेंट जो क्या हो नेचर में जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, और इन्वायरमेंट से जा रहा है तो उसको पराली जलाने से क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारा जो क्वालिटी ऑफ एयर की क्वालिटी खराब होगी। अब एयर क्वालिटी खराब होगी तो उससे क्या होगा कि आपने ठीक है अपना पैदा तो अच्छा कर लिया, लेकिन फिर आपके लंग्स के अंदर वो कुछ घुसना चालू करेगा, आपके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करना चालू करेगा। तो कैसे हम लोग इस चीज को दूर करें? आपको निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आपको बताया कि पराली को प्रबंध करने के लिए इतनी किस्म की नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। चाहे इस प्रकार का जो बायो कंपोस्ट करने के लिए आपको केमिकल आ गया है, चाहे उसको जो जड़ से निकालने का बात आ गई है, उसको कैसे भी मैं हाल में कनाडा गया था, 2 हफ्ते पहले मैं कनाडा गया था, वहां बताया कि पराली को साथ वो कुछ फंगस का ट्रीटमेंट कर देते हैं जिससे उसमें टोटल प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फंगाई से प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो एक बहुत अच्छी फीड बन जाता है हमारे जो गायों के लिए, बहुत अच्छा फीड बनता है हमारे जो, और हमारे जो गाय है और जानवर जो ये खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फीड बन जाता है। इसे नेचुरल फीड छोटा सा ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट से उससे एक नई चीज बनकर के आ जाती है। ऐसे बहुत सारे तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी में इस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब चीजें आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। नाउ एग्रीकल्चर इज नॉट बेयरली वो आपका जिस प्रकार से आपने पुराने हमारे एग्रीकल्चर की पद्धति थी, आज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ कदम दर कदम बहुत आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमारे कृषि फॉर्म में, और ऑलरेडी हो रहा है, मैंने विदेशों में तो देखा हो, मैंने खुद देखा क्योंकि मैंने बाहर विदेशों में काफी शिक्षा करने का मौका मुझे मिला और वहां जाकर के मैंने देखा हुआ। अभी हाल में हमारे साथ जब गए थे, मैं कनाडा गया था, मेरे साथ माननीय डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री मंत्री जी गए हुए थे, श्री धर्मपाल सिंह जी गए हुए थे। वो वहां के डेयरी फार्म देखे थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं किसी डेयरी फार्म देखना चाहता हूँ। उन्हें वैंकूवर में एक डेयरी फार्म देखने के लिए मैंने टाइप किया अपने कौंसिल जनरल के साथ। वो जाकर के देख के आया, उन्होंने कहा 3000 गायें थी, 3 आदमी मैनेज कर रहे थे और 5-6 और उनके असिस्टेंट, यानी कुल मिलाकर 9 लोग 3000 गाय को मैनेज कर रहे थे। आप सोच सकते हैं वो कब गाय फीड लेंगी, कब वो क्या करेंगे, कब उनका दूध दुहा जाएगा। और वो गाय वो थी जो कि जो है जर्सी और उस नस्ल की जो 60-60 किलो दूध देती है, जर्सी और फ्रीजियन। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार की गायों को कैसे मैनेज करते हैं। नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका हर एक चीज पूरा का पूरा प्लान है। जब हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर होगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे एग्रीकल्चर में भी लागू होगा। हम कितना कब कितनी उसकी आवश्यकता है वो सारा एक एक चीज प्लान करके हम लोग दे सकते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम न केवल अपनी उपज बढ़ाएंगे बल्कि अपने फसल की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे। जब आप जाओगे IRRI आपको अगर ले जाएंगे RRI बनारस में, जब मैं उसको जाके देखा हूं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से उसको पहले तो फसल को कैसे पैदा करते हैं, फिर फसल को पैदा करके फसल से कैसे बेस्ट आप जो अगर मान लीजिए कि आपने धान उगाया, लेकिन धान उगाने के बाद आपने धान से तो अल्टीमेटली धान तो कोई खाता नहीं, खाता तो चावल। तो कैसे करेंगे कि उसकी जो जितना चावल का कंटेंट है पूरा चावल का कंटेंट हम निकालें, चावल का नरिशमेंट आपका कैसे बेस्ट हो सकता है, इसके बारे में रिसर्च हो रहा है। तो नाउ दिस होल थिंग, होल गेम ऑफ टेक्नोलॉजी एक नए तरीके से पूरे देश में एक परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के आप आगे, मेरा मानना है कि आपको अपनी जिस सेवा में आपको हो सकता है कोई छोटे कुछ लोग थोड़े लोगों को कोई परिवर्तन हो, लेकिन आपको भी वो अपॉर्चुनिटी है कि आप यू कैन रीच टू योर हाईएस्ट लेवल। और यही नहीं, आने वाले समय में ये भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप यहाँ से अगर बढ़िया काम करोगे, जैसा मैंने विदेशों में देखा है कि लोग गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, वो तीनों का एक ट्रायो बनता है। अभी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे बनना चालू करेंगे। और जिस प्रकार से हम डेवलप कंट्री होंगे, ये सारी चीजें जो हमने विदेशों में देख रखी है, हमने एक्सपीरियंस कर रखा, वो सारी चीजें होंगी, यहाँ भी होंगी। क्योंकि दिस इज हाउ लोगों की लाइफ बदलती, लोगों की थिंकिंग बदलती, लोगों की सोच बदलती।
नहीं तो हमारे यहाँ एक बार आपने लोग जहाँ बैठ गए, अब एक कतार में, उसी कतार में आप आगे बढ़े। वो समय आएगा कि आप में से कोई निकल करके प्रोफेसर भी बन जाएगा यूनिवर्सिटी में, आपका बन करके फिर वहां से प्रोफेसर होकर किसी इंडस्ट्री में जाकर के वहां भी कुछ कर सकता है, फिर वापस आकर एग्रीकल्चर में काम करेगा, फिर से सरकार में काम करेगा। ये सरकार आपको बेस प्रोवाइड करती है, लेकिन सब लोग मिलकर के, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडमिया हो, सब मिल करके, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार आपने सुना होगा टीम इंडिया का ये मतलब कि सारे लोग मिल करके हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को विकसित बनाने जा रहे हैं। तो आपका आने वाला 25 साल कितना इंपॉर्टेंट है। और आप में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 साल की उम्र में आए हैं, तो आपकी आने वाली सेवा तो 36 साल की सेवा है। तो 36 साल में देश कहां से कहां चला जाएगा कि आप ये नहीं चाहोगे कि आप पीछे रह जाओ, आप ये नहीं चाहोगे कि आप गर्व करो कि हमने भी इसमें भी योगदान दिया है। और वो काम करने के लिए फिर आपको, जैसे कि अगर आप दौड़े, जब आप किसी दौड़ में भाग लेते हो, चाहे वो 100 मीटर की दौड़ है जिसको स्प्रिंट कहते हैं, या 400 मीटर की दौड़ है, या 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, या आपकी वो चाहे दौड़ हो पूरी मैराथन दौड़ हो, किसी दौड़ में आप जब भाग लेते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि चलो लास्ट में हम भाग लेंगे, तेजी से भाग लेंगे, फिर तो आप दौड़ में पहले ही भाग जाओ। जब दौड़ में भाग लेते हो तो राइट फ्रॉम द स्टेप 1 यू डिसाइड दैट आई हैव टू रीच एंड आई हैव टू क्रॉस दिस। जो हमको जो 400 मीटर की दौड़ है या 1600 मीटर की दौड़ है, हमारी जो मैराथन की दौड़ है, स्टाइल ऑफ वर्किंग कुड बी डिफरेंट। आप सोच सकते हो कि हम कैसे बढ़ेंगे, प्लान तो होते हैं। तो यू नीड टू प्लान योर कैरियर। जिस प्रकार से देश बदल रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। वो आप जो पुरानी जो हमारी पब्लिक सर्विस की व्यवस्था है, जो हमारे पुराने लोग सोचे, पुराने लोगों को भी नए सोच के तहत अगर वो नहीं आए तो दे विल ऑल बिकम इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब तो समझते हो ना, इररिलेवेंट, दे बिकम इररिलेवेंट। अगर आप अपने आप को सोच के साथ नहीं बदलेंगे, यहाँ पे प्रोफेसर जो है अगर वो अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो दे बिकम इररिलेवेंट। बट आप तो उस युग में हो जबकि टेक्नोलॉजी के युग में ही आपका जो पैदा हुआ, और टेक्नोलॉजी के युग में ही आप आगे बढ़ोगे, और टेक्नोलॉजी के युग में ही आप अपने देश को एक डेवलप कंट्री के तौर पे देखोगे। तो आपको फ्रॉम द डे जीरो आप स्प्रिंट कर रहे हो, या 400 मीटर में जा रहे हो, 1600 मीटर में जा रहे हो, आप जो 5 किलोमीटर दौड़ जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, वहां पे आपको उस प्रकार से चलना पड़ेगा। और इसके लिए हमेशा अपने ज्ञान चक्षु को खोल के काम करना, आपके दिमाग को खोल करके हमेशा आप जहां से जो लर्निंग हो सकती है उस लर्निंग को लेने की जरूरत है। अगर आप में ऐसा नहीं कि कोई पैदाइशी ही सारा ज्ञान का भंडार होता है। मैंने आपको इसीलिए कहा कि मैं देखो छोटे से गांव में, मेरे गांव में जाऊंगा, बहुत छोटा सा गांव, और उस गांव में पेड़ के नीचे पढ़ना मैंने प्रारंभ किया, लेकिन वो मेरे लिए कमी नहीं थी, वो मेरे लिए चुनौती थी। उस चुनौती की तरफ आगे बढ़ता हुआ मैंने IIT का एजुकेशन प्राप्त किया। दुनिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है वहां पे भी मैंने वहां पे जाकर के एजुकेशन प्राप्त किया, क्योंकि जब सीखोगे तो सीखने की कोई सीमा नहीं, और सीखने के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता होनी चाहिए कि ध्येय हमारा साफ, लक्ष्य हमारा साफ होना चाहिए, और हमारे अंदर लगन भी हमारी साफ होनी चाहिए कि हम लगन से करेंगे, लक्ष्य हमारा निर्धारित पक्का हो जाएगा। मैं आप सारे बच्चों को, आप सारे लोगों को इसी बात की शुभकामनाएं देता हूं कि आप आज के 25 साल के बाद जब हमारा देश विकसित होगा, या उसके पहले, क्योंकि मुझे तो विश्वास है 25 साल में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं भारत सरकार में काफी लंबे अवधि तक रहा हूं, और मैंने देखा है भारत सरकार में किस प्रकार से कितनी सारी व्यापक व्यवस्थाएं हो रही है। और आपका प्रदेश, आपको इस बात को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शायद आपने, मैं सोचता हूँ शायद कभी मुलाकात भी कराएंगे आप लोग। मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को जो वो सर्टिफिकेट दिया उस पीरियड में मैं बाहर था, अदरवाइज मैं भी वहां रहा होता। तो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना होगा उनका विजन। हमारा प्रदेश की आज की डेट में अर्थव्यवस्था, जिसको स्टेट GDP कहते हैं, वो $251 बिलियन की है, $251 बिलियन। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में 2027 तक इसको हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। और ये लक्ष्य एक काफी सोची समझी रणनीति के तहत, जिसमें आज इतनी सारी व्यवस्था पूरे देश में, प्रदेश में की गई है कि ये हमें लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
एक दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण खड़ा होता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि हम इसे 251 से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लेकर के जाएंगे। उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए जो हमारा, जब पूरे देश का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, 20% इकोनॉमी हम आज की डेट में पूरे देश की 8% इकोनॉमी को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी को, लेकिन हम इसे 20% पे लेके जाने का लक्ष्य रखते हैं। वो मादा रखते हैं, वो इस प्रकार की ऐसा माहौल बना उत्तर प्रदेश में इस काम कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमारे हर एक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो। प्राइमरी के जो तमाम सारी चीजें, वो सब सारी चीजें हो, एग्रीकल्चर की जो तमाम सारे जो उसके सेक्टर्स के जो भाग है, वो सब सारे महत्वपूर्ण है। और इन सबके पीछे दो बातें, एक बार जो हमारे इस बार के जो प्रधानमंत्री जी के भाषण आपने नहीं सुना हो तो जरूर सुनिए। मैं कहूंगा करीब 1.5 घंटे का भाषण है, यूट्यूब पे मिलेगा, जरूर सुनिए उसको। आपको सुनेंगे, मैं तो कई बार सुन चुका। उन्होंने इस बार कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये तो आपको पता होगा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, उन्होंने नारा दिया था। जय विज्ञान, उसमें हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कल जन्मदिन है, जो कि सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाता है, उन्होंने उसमें ऐड की थी जय विज्ञान। और इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें जोड़ा जय अनुसंधान, यानी इनोवेशंस। जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय अनुसंधान यानी इनोवेशंस, जो नई टेक्नोलॉजी, नई बातें जो है, जो जिसको लेकर के हमारा देश की ताकत है। और आज हर जगह जय अनुसंधान करने की जरूरत है। उसमें आप उस जय अनुसंधान को, मतलब आप अपने आप को जोड़ोगे उन तमाम सारे लोगों के साथ, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। और फिर आपको एक नई इबारत लिखने की मौका मिलेगा। वो अगर उस तरीके से आप लेते हो तो आप आज जो वहां पे एंटर कर रहे हो, एक नई संभावना, एक नए बहुत बड़ी चीज करने की आपको मद्दा रख सकते हैं, सोच सकते हैं। और वो आप सकते हैं कि हमने इस बात को कंट्रीब्यूट किया। मैं आप सबको कल का जो हमारा क्रिसमस का दिन होता है, क्रिसमस की भी शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले 1 जनवरी को हमारा नया साल होता है। वैसे तो हमारा नया साल जो होता है वो तो हमारा एग्रीकल्चर नया साल होता है, हमारा नया साल चैत का होता है, लेकिन ये भी दुनिया भर में नया साल बनाया, तो नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ आपको, आपने जिंदगी में एक नई शुरुआत की है, उस नई शुरुआत के लिए पहले तो आपको मैंने बधाई दी थी इस बात के लिए कि आप कहीं पर पहुँच पाए हैं, क्योंकि आपके और बराबर साथी बहुत सारे जो आप साथ पढ़ते हो पर नहीं पहुँच पाए, उसकी तो बधाई है। लेकिन शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आप अपने प्रदेश को, अपने देश को एक विकसित देश के रूप में कृषि के माध्यम से या कृषि से जन्य जो तमाम सारी चीज़ें, चाहे इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में, जो आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, या जो भी जिम्मेदारी आपको मुझे उसके माध्यम से आप वहाँ तक ले जाए, इस बात की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।